हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी के क्लासेस शुरू करने वाले हैं। याद रखिएगा कि जो आपका सिलेबस है CGPCS का पेपर 5, उसमें आप लोगों को छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है और आप लोगों को भारत का भूगोल पढ़ना है। भारत का भूगोल समझने के लिए आपको फिज़िकल ज्योग्राफी की जो बेसिक्स है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सोचा कि फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी जो है वो मैं पहले पढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफ़ी की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका बेसिक्स अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको इंडियन ज्योग्राफ़ी समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि ये जो क्लासेस है वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्पस से हो रहा है, तो दोनों के लिए ही ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस है। जहाँ पर भी मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी मैं वो आपको नोट डाउन करा दूँगी, और जहाँ प्रीलिम्स से रिलेटेड मिलेंगी मैं वो भी आपको नोट डाउन करा दूँगी। देखिए यहाँ पर आपको फिजिकल ज्योग्राफी एक हेडिंग दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले देखिए मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास को महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट कीजिए, महाविस्फोटक सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर टोटल 4 प्रश्न लिखे गए हैं। अभी जो मैं क्लासेस आपको मतलब आज की जो क्लास होगी उसके आधार पर इसमें से आप 1-2 क्वेश्चन जो है वो लिख कर देखेंगे। ठीक है, अभी मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाली हूँ, उसमें आप लोग अगर आंसर राइटिंग करके मुझे सेंड करते हैं तो फिर मैं आपको उसको चेक करके और कहाँ कहाँ आपको सुधार की आवश्यकता है वो बता सकती हूँ। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन पहले हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर 1 के सब्सक्राइबर क्रॉस कर देता है जितनी जल्दी से जल्दी, उतनी जल्दी हम टेलीग्राम चैनल जो है वो बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही जो है वो किसी नए चीज़ को शुरू किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, हमारी जो पृथ्वी की ज्योग्राफी है, उसको समझने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट बलों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि पृथ्वी से रिलेटेड बल हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। आप लोगों को पता होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। किन्हीं भी 2 पिंडों के मध्य लगने वाला जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल जिसे बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल को हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। इतना आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा। देखिए, आकर्षण बल क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो याद रखिएगा जब पृथ्वी के संदर्भ में आकर्षण बल लिया जाता है तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल को स्मॉल g से डिनोट करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो गुरुत्व बल होता है वो पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे गुरुत्व बल जो होगा, मान लीजिए पहाड़ों पर थोड़ा अलग होगा, ठीक है, पठारों पर अलग होगा, धरती पर अलग होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फिर अगर सूर्य और चंद्रमा के द्वारा एक लगने वाला बल के बारे में आप बात करें तो वो हो जाता है आपका ज्वारीय बल, जिसे बोलते हैं टाइडल फोर्स। याद रखिएगा कि जो ज्वारीय बल होता है, जिसे आप टाइडल फोर्स कहते हैं, वो एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है, जो कि किसी बड़े खगोलीय पिंड जैसे कि सूर्य या चंद्रमा के असमान गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण क्या होते हैं, दूसरे बल जैसे कि पृथ्वी पर लगता है। यानी सूर्य और चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला जो बल होता है वो ज्वारीय फोर्स कहलाता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जो ज्वारीय बल होता है वो भी हर स्थानों पे क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र से अगर आप चंद्रमा वाले हिस्से को लें तो उधर ज्वारीय बल ज़्यादा होगा। अगर आप जो है वो सूर्य की ओर वाले हिस्से पर लें तो कम होगा। मतलब कोई भी बल, मतलब ज्वारीय बल जो कि चंद्रमा से थोड़ा दूर है तो ज्वारीय बल कम होगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों ने नाम सुना होगा ज्वार भाटे का। याद रखिएगा कि जो ज्वार भाटा होता है वो भी टाइडल फोर्स के द्वारा ही होता है। टाइडल फोर्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है अगर आप खगोल विज्ञान में इसके रोल्स देखें तो। जैसे कि चंद्रमा के घूर्णन एवं उसके परिक्रमण अवधि के बारे में जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो टाइडल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आई होप कि ये छोटा सा बेसिक्स आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आपको एकदम दिल थाम के बैठना है। सबसे पहले तो मान लीजिए ये आपका, ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है।
ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये विषुवत रेखा है जिसे कि आप कई बार भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा जो है वो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। एक बात आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो विषुवत रेखा है उसके क्षेत्र में घूर्णन का जो प्रभाव होता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, इस तरीके से है ना, पृथ्वी अंडाकार, ठीक है। तो ये जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये जिसको जोड़ती है विषुवत रेखा, यहाँ पर जो पृथ्वी घूमती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पड़ता है। लिखा है कि जब घूर्णन का प्रभाव जो है वो ज़्यादा होगा तो याद रखिएगा कि गुरुत्व का प्रभाव तब क्या होगा, मिनिमम होगा। इस बात को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विषुवत रेखा जो है गुरुत्व का प्रभाव, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर गुरुत्व का प्रभाव मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पर त्रिज्या जो है मैक्सिमम है। यहाँ लिखा था घूर्णन का प्रभाव विषुवत रेखा के क्षेत्र में ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा होता है तो उससे क्या हो गया, मैंने बताया कि गुरुत्व का प्रभाव कम होगा। तो याद रखिएगा जब गुरुत्व का प्रभाव कम है यानी कि क्या है, त्रिज्या यहाँ पर कम है। फिर देखिए यहाँ क्या लिखा है, विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अगर जा रहे हैं, जैसे ये विषुवत रेखा है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, ध्रुवों की ओर जाना है। ध्रुवों की ओर अगर हम गए तो आपको क्या करना है, आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गुरुत्व का प्रभाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, जब गुरुत्व का प्रभाव बढ़ेगा याद रखिएगा तो त्रिज्या क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर गुरुत्व का प्रभाव, ये प्रभाव है, ठीक है, गुरुत्व का प्रभाव क्या था, मिनिमम था, इसीलिए त्रिज्या क्या था, मैक्सिमम था। ये छोटा सा चीज़ आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसी वजह से क्या है, ये R1 वाली जो त्रिज्या है वो R2 से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। R1 इज़ ग्रेटर देन R2। या आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रीलिम्स में इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, मान लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि विषुवत रेखा के क्षेत्र में घूर्णन का प्रभाव मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर 2, विषुवत रेखा के क्षेत्र में घूर्णन का जो प्रभाव होता है वो मिनिमम होता है। अब पेयर बना देगा कि कौन सा सही है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ, नन, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये तो आपका बेसिक्स वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ रट्टा नहीं है, ठीक है। आपको केवल कॉमन सेंस लगाना है, बेसिक्स है ये। अगर आप लोगों को याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ साफ साफ लिख रहा है, क्या लिख रहा है हेडिंग में, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसका विकास। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, ठीक है, एवं उसका विकास, इसका संबंध ही इस बात से है कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति क्या है, कब और कैसे हुई है, ठीक है। उसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक यह किन किन परिवर्तनों से गुजरी है, उन परिवर्तनों के परिणामों का जब हम अध्ययन करते हैं वह बेसिकली किससे रिलेटेड होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से रिलेटेड होती है। देखिए लिखा है, उन परिवर्तनों के परिणाम अजैविक एवं जैविक घटकों पर इस प्रकार रहे हैं। इन अध्ययनों के आधार पर भविष्य में संभावित घटनाओं का विश्लेषण तार्किक एवं तार्किक एवं वैज्ञानिक आधार पर किया जा सकता है। इसीलिए क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का जो अध्ययन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सिद्धांत के बारे में दिया गया है। याद रखिएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में दो इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। पहला हो जाता है परंपरागत सिद्धांत और दूसरा हो जाता है आधुनिक सिद्धांत। याद रखिएगा कि जो परंपरागत सिद्धांत है उसमें कास्तेदबफन एक विद्वान है, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विचार दिया था। उन्होंने कहा कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, एक तारे से हुई है। किससे हुई है, एक तारे से हुई है। फिर एक और जो सिद्धांत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है जिसे आप देखिए लिखा है अद्वैतवादी सिद्धांत, ठीक है, और एक होता है द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी को कहते हैं मोनेस्टिक और द्वैतवादी को कहते हैं ड्यूअलिस्टिक। तो अद्वैतवादी सिद्धांत क्या कहता है कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, एक तारे से हुई है, स्टार से हुई है, ठीक है। देखिए इसका जो समर्थक है कौन कौन है, कास्तेदबफन है, ये विद्वान जो मैंने पहले पढ़ाया, इमैनुअल कांट भी है। आगे देखिए द्वैतवादी संकल्पना, ड्युअलिस्टिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है ना
कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की जो उत्पत्ति है वो एक से अधिक तारों से मानी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने अद्वैतवादी में देखा तो उसमें बोला गया कि एक तारे से इसकी उत्पत्ति हुई है, परंतु द्वैतवादी सिद्धांत में क्या बोला गया कि एक से अधिक तारों, खासकर 2 तारों से ही मिलकर क्या हुई है, पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। फिर यहाँ जेम्स जीन्स हैं, उन्होंने ज्वारीय संकल्पना दिया जिसके माध्यम से ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी का विकास किस प्रकार से हुआ है। प्रीलिम्स में इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। मान लीजिए पूछ लिया जाएगा ये विचारक और इनसे रिलेटेड जो है संकल्पना। मान लीजिए लिखा रहेगा कि हॉयल एवं लिथरलिटन की संकल्पना क्या है, तो याद रखिएगा सुपरनोवा है। फिर देखिए अंतर तारक धूल परिकल्पना किसने दिया था, और उसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है, तो याद रखना है ऑटो स्मिथ ने। फिर इसके बाद है अल्फवेन। अल्फवेन की जो संकल्पना है वो है विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। फिर है रोसजन। रोसजन का है परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना। फिर उसके बाद है E.M. ड्रोबिस्वेत्स्की, ठीक है, ये जो है वो बृहस्पति सूर्य बाइनरी हाइपोथेसिस इन्होंने दिखा था। फिर उसके बाद है कुइपर। कुइपर के द्वारा आदिम ग्रह परिकल्पना दिया गया था, जिसका जैसे आप कहते हैं प्रिमिटिव प्लैनेट हाइपोथेसिस। फिर याद रखिएगा A.G. बनर्जी। A.G. बनर्जी ने सफ़ीड परिकल्पना दिया था। फिर है जॉर्ज लेमेत्री, जिनका नाम है, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ये बताती है कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले पूरा जो ब्रह्मांड है यानी यूनिवर्स है वो एक अत्यंत सूक्ष्म एवं अत्यधिक गर्म एवं घनीभूत बिंदु से शुरू हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति किसी गर्म या फिर किसी बहुत सूक्ष्म बिंदु से हुई है। उस बिंदु में अनंत ऊर्जा एवं घनत्व भरा हुआ था। ये 13 है, ठीक है, 13.8 अरब वर्ष पूर्व। ऐसा माना जाता है कि वो जो बिंदु थी उसमें क्या था, अनंत ऊर्जा एवं घनत्व भरा हुआ था। फिर अचानक से क्या हुआ, उसमें एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, और उससे क्या होने लगा, एनर्जी निकलने लगा, जिससे कि वो जो ब्रह्मांड है, वो जो बिंदु है, वो क्या होने लगी, एक्सपेंड होने लगी, फैलने लगी, जिसे बोल सकते हैं। अगर आप इसको डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस में समझें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो सिंगुलैरिटी अवस्था आती है बिग बैंग में, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आती है महाविस्फोट। सबसे पहले सिंगुलैरिटी यानी बहुत छोटी बिंदु थी, फिर उसके बाद उस पर क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट के बाद अगर थर्ड हम ले स्टेज तो मूलभूत कणों का निर्माण शुरू हुआ, ठीक है। क्या हुआ, मूलभूत कणों का निर्माण शुरू हुआ। उसके बाद अगर हम फोर्थ पर जाएँ तो फोर्थ भी सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पहले परमाणु किसे बोलते हैं बताइए, हाइड्रोजन और हीलियम को बोलते हैं, ठीक है। तो पहले जो परमाणु हैं उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण जो है वो सबसे पहले होने लगा। उसके बाद क्या होने लगा, ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा होने लगा। फिर क्या होने लगे, पहले तारे बने, आकाश गंगाएँ बनी। फिर उसके बाद वर्तमान में भी ब्रह्मांड क्या है, फैल रहा है धीरे 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 करके, जिससे कि जो आकाश गंगाएँ यानी कि गैलेक्सीज हैं वो क्या हो रही हैं, आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। देखिए बिग बैंग थ्योरी के आधार पर बहुत से विद्वान लोगों ने क्या किया कि अपने अपने मत दिए। जैसे 1920 में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखा है एडविन हबल। एडविन हबल ने प्रमाण के आधार पर क्या बोला कि ब्रह्मांड का जो है वो विस्तार हो रहा है एवं समय के साथ साथ जो आकाश गंगाएँ हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। फिर देखिए इस जो सिद्धांत है हबल के सिद्धांत का खंडन किया होयल ने। अकॉर्डिंग टू होयल उन्होंने क्या बोला कि जो पिंड है वो एक दूसरे से दूर नहीं जा रही है। क्या नहीं हो रही है, दूर नहीं जा रही है, अपितु इनके मध्य क्या हो रहे हैं, नए परमाणुओं का निर्माण हो रहा है। मतलब पिंड का दूर जाना इस वजह से नहीं है कि वो दूर जा रही है, वो दूर ही इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे और अन्य परमाणु क्या हो रहे हैं, बनने लग रहे हैं, इस वजह से एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। और ये जो छोटे परमाणु यहाँ पर बन रहे हैं इसे आप कहते हैं डार्क मैटर। क्या कहते हैं आप इसको, डार्क मैटर कहते हैं। आगे देखिए 1927 में जो जॉर्ज लेमेत्रे हैं, जो कि एक बेल्जियम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक समीकरण दिया है जिसका नाम है फ्राइड लेमेंटे रॉबर्टसन समीकरण। ये समीकरण जो था वो सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस सिद्धांत इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो परमाणुओं यानी प्राथमिक परमाणुओं से हो रहा है।
तो अगर क्वेश्चन किया जाए कि प्राथमिक परमाणुओं का जो विस्तार है वो क्यों, मतलब प्राथमिक परमाणुओं का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, तो वो हुआ महाविस्फोटक सिद्धांत के द्वारा। फिर आगे देखिए, यहाँ 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सिद्धांत हुआ, जो कि बेसिकली ये बताता है कि बिग बैंग का क्या महत्व है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि वह विकिरण जो पृथ्वी से देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में बराबर स्तर के प्रत्येक दिशा में फैली हुई है। वास्तव में वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड महाविस्फोट का प्रमाण देता है। फलतः इसकी खोज के उपरांत महाविस्फोटक सिद्धांत के महत्व एवं स्वीकार्यता दोनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देखिए इसमें क्या लिखा है, वर्तमान से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इज इक्वल टू महाविस्फोट की घटना। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या हुई थी, महाविस्फोट की घटना घटित हुई थी। उसके उपरांत क्या क्या हुआ था उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि महाविस्फोट की घटना कैसे हुई थी, उसमें किसका किसका योगदान था। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको हेडिंग डाल के लिख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट में कि निम्नलिखित फैक्टर्स का योगदान था। सबसे पहले तो टाइम का था, स्पेस का था, फिर उसके मटेरियल का था, फिर फोर्स का था कि किस तरीके के बल वहाँ पर लग रहे थे जिस वजह से जो हुआ विस्फोट हो गया। आगे देखिए अब कि उसके उपरांत क्या क्या हुआ। तो देखिए प्राथमिक 3 मिनट के भीतर प्राथमिक परमाणुओं का निर्माण होने लगा था। 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में लगभग जो है वो 9500 केल्विन की कमी आई थी। फिर देखिए परमाणु पदार्थों का निर्माण होने लगा। फिर उसके बाद जो ब्रह्मांड है वो पारदर्शी रूप में दिखाई देने लगा। देखिए इसमें लिखा है कि उपरांत 1 माइक्रोसेकंड का जो समय है जिसे कि प्लांक टाइम कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके पश्चात क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है एवं सभी कण प्लाज्मा एवं कौन सी अवस्था में थे, ये बेसिकली फ्लूइड होगा। ठीक है, फ्लूइड अवस्था में थे, फ्लूइड अवस्था में। ठीक है, इनमें गतिशीलता इसीलिए मतलब इनमें गतिशीलता थी, इस वजह से क्या होने लगा, विस्तार होने लगा। फिर धीरे 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 क्या होने लगा, ब्रह्मांड का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली क्या होने लगा, कम होने लगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो घटना थी ब्रह्मांड के ठंडे होने की प्रक्रिया वो लगभग 3,80,000 वर्षों तक चली थी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि दृश्यमान ब्रह्मांड अथवा ब्रह्मांडीय तत्वों का जो निर्माण है वो महाविस्फोट के प्राथमिक तत्वों से हुआ है। फिर है विभिन्न ग्रह, उपग्रह एवं उल्कापिंड, आकाशगंगाएं आदि दृश्यमान ब्रह्मांड के भाग्य है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ पर मैंने छोड़ दिया कि जो यूनिवर्स है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक विजिबल पार्ट है और एक नॉन विजिबल पार्ट है। तो जो विजिबल पार्ट है उसमें आपके ग्रह, उपग्रह, जो सोलर सिस्टम आप देखते हैं वो, उल्कापिंड एवं आकाश गंगाएं इत्यादि क्या आते हैं, विजिबल में आते हैं। फिर देखिए लिखा है विद्वानों के अनुसार दृश्यमान ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। देखिए यहाँ लिखा है प्रकाश वर्ष दूरी का माप है जहाँ प्रकाश की गति लगभग 3 लाख पर किलोमीटर होती है। ये क्वेश्चन तो CGPCS में शायद इसी बार पूछा गया था, प्रीलिम्स में और मेंस में भी पूछते रहता है ऐसा। ठीक है, मेंस का जो CGPCS का साइंस है, ठीक है, उसको मैं काफ़ी विस्तार में पढ़ाऊँगी क्योंकि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस का जो टॉपिक है वो जनरली यूट्यूब में कहीं मिलता भी नहीं है देखने के लिए। ठीक है, जब भी आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो बेसिकली अगर इस तरीके के बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड आएगा तो आप लोग ये बना देंगे ऐसा वाला फिगर, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बेसिकली इसमें पूरे जो ब्रह्मांड के विस्तार की प्रक्रिया है बिग बैंग से किस प्रकार से हुई है वही इसमें दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये छोटे से बिंदु से बिग बैंग थ्योरी शुरू हुआ था, ऐसा बोला गया कि वही छोटी सी बिंदु से धीरे धीरे एक्सपैंड होते होते जो है वो बनने लगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ डार्क एजेस जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं, जो कि 380,000 ईयर्स के बाद हुआ था। फिर फर्स्ट स्टार अपीयर हुआ था कब, तो 300 मिलियन ईयर्स पूर्व। फिर उसके बाद है अर्ली गैलेक्सीज़ कब आए थे, याद रखिएगा पहले स्टार्स आए थे फिर गैलेक्सीज आई थी। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं। और देखिए सोलर सिस्टम तो काफ़ी बाद में आया था, देखिए यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा होगा। और ये आज का जो है वो टाइम है।
आगे देखिए यहाँ पर लिखा है एनर्जी के बारे में, ये फैक्ट आप लोग सब जानते होंगे, मुझे यकीन है। लिखा है कि ऊर्जा ना तो निर्मित की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता रहता है। किसी भी निकाय के द्वारा किए गए कार्य का जो योग है वो अवशोषित ऊष्मा के मान को प्रदर्शित करता है। देखिए खर्च एवं वृद्धि इज इक्वल टू क्या हो गया 600। मान लीजिए खर्च जो है वो 100 है, वृद्धि है 500 है, तो टोटल मिलाकर क्या हो गया, वो हो गया 600। आगे देखिए लिखा है कि किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे कि उपयोग में नहीं लाया जा सकता है उस निकाय की एंट्रोपी कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। एंट्रोपी जो है वो एक भौतिक राशि है जिसे सीधे नहीं मापा जा सकता है। फिर देखिए यहाँ विस्फोटक सिद्धांत जो है उसकी कई विद्वानों ने आलोचना भी की है अपनी व्याख्याओं के आधार पर। तो चलिए आइए एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है आलोचना में कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के विपरीत ऐसा आलोचना दिया गया कि जो ब्रह्मांड विस्तार का सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी है वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के विपरीत है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि ऊष्मा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल क्या होता है उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। लेकिन इसके लिए व्याख्या जो है वो क्या दिया गया कि ब्रह्मांड के निकट पहुँचने पर विज्ञान के नियम टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर अगर भगवान से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं ऊपर वाले से रिलेटेड, तो कह दिया जाता है ये तो ऊपर वाले की लीला है। ठीक है, अगर उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता तो ऐसा कह दिया जाता है कि यह ऊपर वाले की लीला है। बिल्कुल इसी तरीके का ये वाला आपको एक्सप्लेनेशन दिखाई दे रहा होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है लॉ ऑफ एंट्रोपी का उल्लंघन माना जाता है बिग बैंग थ्योरी को। व्याख्या क्या दी गई कि ब्रह्मांड जो है वो एंट्रोपी के नियम का पालन करता है। फिर उसके बाद आलोचना दी गई है कि प्रकाश की गति के विरुद्ध है ये सिद्धांत। देखिए क्या व्याख्या दी गई इसके लिए कि जो बिग बैंग के आलोचक है वे कहते हैं कि यह आलोचना अनुचित है क्योंकि बिग बैंग ब्रह्मांड के निर्माण को नहीं अपितु इसके विकास को बताता है। आगे देखिए वर्तमान में कुछ आलोचकों का कहना है कि सितारों एवं आकाशगंगा का निर्माण एंट्रोपी के विरुद्ध हुआ है। महाविस्फोट की प्रारंभिक वृद्धि की अवधि इस नियम का उल्लंघन करती प्रतीत होती है। कोई वस्तु प्रकाश की यात्रा से तेज गति नहीं कर सकती। इस बात को तो आप सभी जानते होंगे कि कोई वस्तु जो है वो प्रकाश की जो गति है उससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती। यही रीज़न है कि जो मनुष्य है या फिर जो साइंटिस्ट है वो वर्तमान में जो है वो टाइम मशीन नहीं बना पाए हैं। क्यों? क्योंकि टाइम मशीन बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप कोई मशीन बना रहे हैं वो मशीन की जो गति होनी चाहिए, ठीक है, वो उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो प्रकाश के स्पीड से भी अधिक होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यह सिद्धांत यह मानता था कि जो महाविस्फोट का प्रारंभिक गति है उसमें वो बहुत ज़्यादा तीव्र रही होगी। देखिए यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसके विकास का सिद्धांत ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।